हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो पंजाब सिविल सर्विसेज मेंस 2021 होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ 50 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज। बट एक आंसर राइटिंग चैलेंज स्टार्ट करने के पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, क्या सिलेबस है, सिलेबस के कौन से एस्पेक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कितना फंडामेंटल वो क्वेश्चन था, कितना इजी वो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के हिसाब से ये लेक्चर, ये वीडियो सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। मेरा नाम अविनाश अग्रवाल है। मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर पूरा पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो जनरल स्टडीज पेपर 3 है उसके 3 कंपोनेंट्स आप जानते हैं: इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, एज वेल एज सिक्योरिटी इश्यूज। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी जाती है जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर। अब अगर आप इस पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो भी कपल ऑफ ईयर्स के पेपर्स अवेलेबल है उन पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 टू 120 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाने लग रहे हैं। एक आध साल के अंदर वेटेज ऑफ मार्क्स वेंट डाउन टू 85-90 ऑल्सो, एक आध साल के अंदर इट वेंट अप टू क्लोज टू 120 ऑल्सो। इसीलिए हमारा ये अनुमान है, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 100 से 120 मार्क्स के बीच में इंडियन इकोनॉमी की वेटेज आप देख सकते हैं पेपर के अंदर। तो यानी कि अच्छी वेटेज है इस पेपर के अंदर। अगर हमारे को सही मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने जरूरी है। 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाने लग रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीजें मैं आपको आगे चलते हुए एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब अगर आप सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी नजर घुमाएं, थोड़ा सा गौर करें सिलेबस के ऊपर, तो जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस के वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं प्लानिंग से रिलेटेड, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड गवर्नमेंट बजटिंग। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इन चैप्टर्स से कंसिस्टेंटली अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली दोस्तों ये वो चैप्टर्स है जो जनरली स्पीकिंग इकोनॉमी के अंदर क्या ग्रोथ चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो चल रहा है, ये सारी चीजों को डिस्कस करता है। अब जैसे जो गवर्नमेंट बजटिंग वाला कंपोनेंट है, तो सरकार का क्या फिजिकल पॉलिसी चलने लग रही है, क्या प्रकार से डेफिसिट चलने लग रहा है, क्या प्रकार से सरकार टैक्स जो है, अगर कोई सपोज कहीं नया टैक्स इंपोज करती है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंपोज करती है, तो उसके बारे में बातचीत इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर होती है। तो ये जो 1.1 है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लार्ज कंपोनेंट, और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी आपके पास होनी चाहिए। तो आ जाके आप इस कंपोनेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे। 1.2 के अंदर हम काफी ज्यादा एग्रीकल्चर सेंट्रिक हो जाते हैं। पंजाब के हिसाब से एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। एंड 1.2 के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट टोटल ए टू जेड जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज है, सच एज कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न चलने लग रहा है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्या प्रकार के इरिगेशन सिस्टम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनका आपस में कंपैरिजन क्या होना चाहिए, राइट। कौन सा इरिगेशन सिस्टम प्रेफरेबल होना चाहिए, क्यों कोई वो प्रेफरेबल होना चाहिए, राइट। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो जो भी प्रोड्यूस होने लग रहा है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि पंजाब से इतना सारा जो है व्हीट, इतना सारा राइस ग्रो होता है, तो उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के अंदर क्या इश्यूज आते हैं। हाल फिलहाल के अंदर तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉस जो है सरकार ने, भारत सरकार ने लेकर आए हैं, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा डिस्कशन एंड डिबेट चलने लग रहे हैं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल लॉस है, राइट। उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन के आपके सामने आ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, तो व्हाट आर द वेरियस टेक्नोलॉजी मिशंस व्हिच हैव बीन लॉन्च सो दैट कि इंडियन एग्रीकल्चर को, हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करा जा सके, उनको जो है एनेबल करा जा सके सच दैट कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके काम कर सके। व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, तो आज के टाइम पे आप देखेंगे कि 1990s डाउनवर्ड का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडीज बहुत ज्यादा दी जाने लग रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर काफी कम होने लग रहा है एज कंपेयर टू जो सब्सिडीज दी जाने लग रही है। अब इंडियन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर पैसा लगाना है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ सपोर्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर? क्या फार्मर को वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडी दे दी जानी चाहिए, या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर ताकि सारे किसानों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के अंदर मदद मिले? तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 10, 15, 20, 25 ईयर्स का, तो आप देखेंगे कि सब्सिडीज विच आर बीइंग गिवन इन इंडियन एग्रीकल्चर आर वेरी हाई, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है दैट इज वेरी लो। तो यही सारी चीजों को हमारे को डिबेट करना रहेगा कि जो सब्सिडीज आ रही है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आने लग रहा है, ऑन पेपर इट इज रिक्वायर्ड,
राइट। बट व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या कोई और तरीका है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का, या केवल एकमात्र सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी मिशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग की मैं अगर बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म इनकम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। सपोज कर लीजिए कि खराब वेदर की वजह से किसी किसान की कोई फसल बर्बाद हो जाती है, राइट, और उस किसान के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं होता है तो दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर उसी किसान के पास मान लीजिए कोई पोल्ट्री फार्म है, मान लीजिए कि उसके पास कुछ कैटल्स वगैरह है, मान लीजिए उसके पास कुछ एनिमल्स हैं, राइट, और उन एनिमल्स से जो हमारे को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनका कुछ इकोनॉमिक यूज है, राइट, तो वो किसान का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम तैयार हो सकता है। सो एनिमल रेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म इनकम इज कंसर्न, सो फार एज डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम इज कंसर्न। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर रहनी चाहिए। बातों बातों के अंदर मैंने आपको कहा डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। सवाल ये बनता है इस पूरे मुद्दे को पढ़ते टाइम कि ये सारी सारी चीजों को हमारे को कैसे अरेंज करना चाहिए, क्या क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए, क्या इरिगेशन की सुविधा होनी चाहिए, कैसा स्टोरेज ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग होनी चाहिए, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, किस प्रकार का सपोर्ट फार्मर को मिलना चाहिए, किस प्रकार से एनिमल रेयरिंग को करना चाहिए ताकि हम हमारे गोल ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम को अचीव कर सके। इस पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे को सारी चीजों को देखना आना चाहिए। सो 1.2 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली सो फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड, राइट। मूविंग अहेड टू 1.3, आप देख सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है। सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द पास्ट, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें पूछ रहे हैं कि हाउ डज द पीडीएस वर्क। जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर हम हर हाउस होल्ड का जो है राशन रिक्वायरमेंट फिक्स कर देते हैं कि आपको इतना गेहूं, इतना चावल, इतना ये, इतना वो मिलेगा, राइट। क्या ये सही है, क्या ये बेस्ट अप्रोच है, या फिर हमारे को कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए, राइट, ताकि हाउस होल्ड्स को जो खरीदना है, जहां से खरीदना है, जैसे खरीदना है, जब खरीदना है, वो खरीद सके। तो ये जो दोनों सिस्टम्स है, ये जो दोनों ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हर जगह बेसिक बात क्या होने लग रही है कि चाहे फिर इरिगेशन सिस्टम हो तो वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स, सब्सिडी एमएसपी या कोई और टाइप का सपोर्ट, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स, राइट। हमारे को ग्रोथ चाहिए, साथ में डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ के मेरिट्स डीमेरिट्स, राइट। तो ये सारी सारी चीजें कैसी हो रही है कि एक प्रकार से हर बार जो है एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक चॉइस करनी पड़ती है, राइट, कि हमारे को ये रास्ते से आगे बढ़ना है या ये रास्ते से आगे बढ़ना है। तो ये रास्ते के डीमेरिट्स मेरिट्स मालूम होने चाहिए, इस रास्ते के मेरिट्स डीमेरिट्स मालूम होने चाहिए, और उनके आपस में तुलना करके चॉइस लेनी आनी चाहिए, राइट। सो दैट इज द होल एजेंडा ऑफ आवर डिस्कशन कि जो भी डिबेटेबल मैटर्स हैं उनके अंदर जो भी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं रिलेटिव रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के, उनको हम अंडरस्टैंड कर जाएं, और यदि हम उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो वी विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस। कमिंग टू 1.4, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी फार्मर प्रोड्यूस जो भी करने लग रहा है उस चीज को प्रोसेस करा जा सकता है, वैल्यू एडिशन उसका करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो कैन बी कन्वर्टेड इनटू केचप, right, onion can be converted into flakes, right, juices can be prepared, right, crushes can be prepared, various different types of products that I cannot even start to imagine, उन्हें prepare करा जा सकता है। So the idea is कि जो food processing industry, that is a very very important industry in country like India which has a very good farming base, which is a very diverse farming base where we are producing so many different varieties of crops, fruits, vegetables and so on. So the idea is कि food processing industry is very important. रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, जमीन हमारे पास अवेलेबल है, लोग हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हमारे पास अवेलेबल है। सरकार ने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के हिसाब से कई सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को लॉन्च करा है। सो यू अंडरस्टैंड दैट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन बी अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, it can be a source of foreign exchange earning, it can be a source of greater earning for farmers, it can be a source of taxation for various government of Punjab as well as government of India. तो आप समझ सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब उसका इंडिया के अंदर व्हाट इज द स्कोप, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ उसे लोकेट करा जा सकता है। अगर मुझे सपोज कर लीजिए कि एक इंडस्ट्री को कोई पर्टिकुलर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करना है, सो व्हाट आर द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस कि उसको क्या क्या चीजें इनपुट के तौर के ऊपर चाहिए और आउटपुट निकालने के अंदर क्या क्या सुविधाएं चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होगा, राइट, एंटायर रॉ मटेरियल कमिंग इनटू द फैक्ट्री
फैक्ट्री के अंदर वो प्रोसेस होए, राइट, उसके बाद जो है वो बाहर निकल कर शेल्फ के ऊपर जाए और फिर कंज्यूमर की प्लेट के ऊपर जाए। तो ये सारा का सारा सप्लाई चेन कैसे होगा? बिग बास्केट के थ्रू होगा, डीमार्ट के थ्रू होगा, ये सब वॉलमार्ट के थ्रू होगा, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर कोई कोऑपरेटिव्स बन सकते हैं जो ये सारी चीजों के अंदर आगे आ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू 1.4. If you look at 1.5, land reforms in India, right? So land reforms is a very conventional topic, very old topic, right? From 1947 downwards हमने कोशिश करवाई थी कि इंडिया के अंदर हम लैंड रिफॉर्म्स करवाए विद द सिंपल आर्ग्यूमेंट कि जो टिलर है, यानी कि जो एक्चुअल फार्मर है, राइट, उसको लैंड मिले, उसको अपने नाम के ऊपर कुछ एसेट मिले इन द फॉर्म ऑफ लैंड। यदि उसको कुछ एसेट अपने नाम के ऊपर मिलता है, राइट, तो उसकी इंसेंटिव्स रहती है कि वो उस एसेट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मैं फार्मर हूं लेकिन लैंड मेरे नाम पे नहीं है, आपके नाम पे है, तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा उस जमीन के अंदर? मैं उसको क्यों प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा? मैं क्यों उसको सही तरीके से यूज करने के लिए एक्स्ट्रा जान डालूंगा? शायद नहीं डालूंगा, राइट। लेकिन वही जमीन अगर मेरे नाम पे होती है तो देर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि मैं इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करूंगा, एफर्ट अंडरटेक ज्यादा करूंगा, प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए ज्यादा मेहनत करूंगा, राइट। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू और एन इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत सही बात है, लेकिन साथ ही साथ में देर इज एन इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर वर मेनी टिलर्स, कई सारे ऐसे फार्मर्स थे जिनकी जो जमीन के ऊपर वो खेती कर रहे थे वो उनकी जमीन नहीं थी, राइट। सो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समानता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट वाज रियली रिक्वायर्ड कि कुछ जमीन जो है हर किसान के नाम पे होनी चाहिए। तो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स करे, राइट। टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ कानून लेकर आए, जमींदारों को हटाने के लिए हमने कुछ कानून लेकर आए, सबके पास लैंड अवेलेबल हो उसके लिए लैंड सीलिंग का कानून लेकर आए, छोटे छोटे किसानों को एकजुट करके एक कलेक्टिव बना के उनकी बार्गेनिंग पावर और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के हिसाब से हमने कुछ स्टेप्स लिए। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करना जरूरी है। कई सारे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए, कई सारे फेल हो गए, तो क्यों फेल हो गए, क्या कारण थे, आगे क्या करा जा सकता है, ये सारी चीजों को 1.5 लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इफ यू लुक एट दिस टर्म लिबरलाइजेशन, राइट, तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे 1990s के अंदर जो है पॉलिसी को चेंज करा गया एंड इंडिया अंडरटुक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 decades we have undertaken a significant change in industrial policy, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अप टिल 1990s स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, यानी कि आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर प्रीडोमिनेंट, राइट। बहुत ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस थी, बहुत ज्यादा उनकी जो थी ये थी सिग्निफिकेंस थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो कि धीरे धीरे काफी कम होती चली गई है। एंड प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस, प्राइवेट सेक्टर की प्री एमिनेंस, प्राइवेट सेक्टर की प्रीडोमिनेंस बढ़ती जाने लग गई है, राइट। तो ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों करा गया, कब करा गया, क्या इसके रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिले हैं, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इन 1.5। इफ यू लुक एट 1.6, कोई भी इकोनॉमी विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। एनर्जी के हिसाब से, पोर्ट्स के हिसाब से, रोड्स के हिसाब से, एयरपोर्ट्स के हिसाब से, रेलवेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अंडरटेक होना चाहिए। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गोइंग अहेड। आपको मालूम भी होगा कि सरकार ने हाल फिलहाल में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा करी है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 102 लाख करोड़ का जो है खर्चा करा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए आने वाले 4-5 सालों के अंदर। तो वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजों को डिस्कस करना, ये सारी चीजों की मालूमात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन 1.7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर से आए हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं कि कैसे जो है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे हम डेवलप कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर। एक तो होता है कि आपके पास एक आदमी है और एक होता है आपके पास एक पढ़ा लिखा, समझदार और प्रोडक्टिव प्रकार का एक आदमी है, राइट। तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक ह्यूमन बीइंग ओनली है, राइट। और ये हो गया एक ह्यूमन कैपिटल जो कि आपका केपेबल ह्यूमन बीइंग है, जो कि आपका अबिलिटी से भरा हुआ ह्यूमन बीइंग है, जो आपका स्किल्स से भरा हुआ ह्यूमन बीइंग है। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो कि अपनी जो फैकल्टीज है, जो अपनी स्ट्रेंथ्स है, उसको यूज करके कुछ प्रोड्यूस करने के अंदर योगदान कर सकता है,
राइट। सो हाउ डू वी कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल, राइट। हम लोगों को पढ़ाएं, लिखाएं, स्किल्स डेवलप करवाएं, उनकी हेल्थ, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दें, उनके मनोबल के ऊपर ध्यान दें। सो हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दैट? दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि हमारे पास 130 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ की आबादी है, और ये आबादी ही हमारी स्ट्रेंथ है, तो ये आबादी हमारी स्ट्रेंथ तब है जब ये पढ़े लिखे हैं, जब ये शिक्षित है, जब ये हेल्दी है, जब ये काम करने की योग्यता रखते हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं और इन्हें काम मिलता है। तो यही सारी चीजों को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम देखेंगे कि किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार का हेल्थ होना चाहिए, किस प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम अक्नॉलेज करेंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि हमारे पास लोग ज्यादा है, काम करने की अपॉर्चुनिटी कम है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट हैज बीन द ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर टर्म रखा हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो इसको भी हम आपको सिखाएंगे। पंजाब की इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, राइट। मूविंग अहेड, आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं कि हमने जो आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस है, पेपर है, उसको हमने डिवाइड कर रखा है इन दीज 4 मेजर डोमेन्स, कि आपका गवर्नमेंट बजटिंग ग्रोथ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, पीडीएस एंड लैंड रिफॉर्म, ह्यूमन कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पंजाब इकोनॉमी के अंदर से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सालों के अंदर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2018 का अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए हैं। कुछ क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पंजाब इकोनॉमी से पूछे गए हैं। बट ऑल सेड एंड डन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़कर जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि हर क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट आप एवरेज मार्क्स स्कोर कर सके, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आप अबव एवरेज मार्क्स स्कोर कर सके और आप अपना सिलेक्शन करवा सके। So let us move ahead and see what are the kind of questions that have been asked from various components of the syllabus. तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमारा सिलेबस है। आप इसमें से देख सकते हैं कि 2013-18 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रोथ और इक्वालिटी कई बार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखी जाती है, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ होने लग रही है, हम बेसिकली इंडिया के अंदर एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो है काम करने लग रहे हैं। बेसिकली हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जो है बढ़ने लग रही है, राइट। तो एंड स्पेशली इवन इन एडवांस्ड कंट्रीज हमारे को ये देखने को मिला है कि अलोंग विद ग्रोथ कम्स इनइक्वालिटी, राइट। व्हाई इज दैट कंसिडर्ड, व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों का ऐसा मानना है ये इसीलिए हो रहा है कि जो ग्रोथ होने लग रही है जिस हमारी इकोनॉमीज के अंदर, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसका बेसिक फ्रेमवर्क इज कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क। और अगर कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क है, राइट, तो इनइक्वालिटी होना लाजमी है, इनइक्वालिटी होना बहुत ही ऑब्वियस है, एक्सपेक्टेड है, राइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए और आपको ये समझाना आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म एंड व्हाई इज इट दैट व्हेन वी आर वर्किंग विद इन द कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क हमारे कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी क्यों रहती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अब सवाल ये है कि अगर ये प्रॉब्लम है, जो कि हम कह रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर भी इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, राइट, सो हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ करेक्ट दैट सिचुएशन, राइट। क्या हम पुअर को जो है एनेबल करके, क्या उनको स्किल्स ट्रांसफर करके, रिसोर्सेज ट्रांसफर करके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करवा सकते हैं सच दैट कि पुअर का भी भला हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए? इस प्रकार का क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा, 2018 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, राइट। गवर्नमेंट बजटिंग से रिलेटेड वो है, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि इतना ट्रांसफर कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, और कई सारे और रिकमेंडेशंस दिए गए थे। वही टाइम पे हाल फिलहाल में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, तो रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करवाई गई थी। वही टाइम पे जीएसटी को भी लॉन्च करा गया था। आई एम सेइंग इन दैट वो 1-2 साल की रेंज की मैं बात कर रहा हूं। सो देयरफॉर जीएसटी के ऊपर भी क्वेश्चन आपको 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इससे 2 इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों हमारे को समझ में आती है। पहली चीज ये है कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपका स्टैटिक ओरिएंटेड हो सकता है, जैसा कि आपका 2013 वाला क्वेश्चन है। वो आपका करंट ओरिएंटेड भी हो सकता है, जैसे आपके 2018 वाले क्वेश्चन है। तो आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा सच दैट कि आपकी काम अच्छे से हो सके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं
कि स्टेटस ऑफ इरिगेशन क्या है बता दीजिए, रीजनल वेरिएशंस क्या है बता दीजिए, कहीं पर टैंक इरिगेशन है, कहीं पर वेल इरिगेशन है, कहीं पर कनाल इरिगेशन है, कहीं पर ट्यूबवेल इरिगेशन है। तो इन सारे सारे, अच्छा कितना हमारा जो है क्रॉपलैंड इरिगेशन फैसिलिटीज के थ्रू कवर्ड है, कितना नहीं कवर्ड है, राइट। तो ये सारी चीजों के बारे में बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि स्टैटिक सिलेबस का पार्ट आप मान सकते हैं, उसको यहाँ पर 2013 में पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट सवाल जो 2013 में आया था वो ये था कि हमारे को एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाना है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अब जो एग्रीकल्चरल आउटपुट के अंदर बढ़ोतरी आएगी दैट हैज टू कम थ्रू इंक्रीज इन यील्ड्स, दैट हैज टू कम थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, राइट। अदरवाइज क्योंकि हमारे पास कोई जगह जमीन तो बची नहीं कि उसको हम अंडर कल्टीवेशन लेकर आएंगे और उसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जमीन जंगल को चाहिए वो जमीन जंगल को चाहिए, उसके ऊपर खेती नहीं कर सकते। जो जमीन इंडस्ट्री को चाहिए वो जमीन इंडस्ट्री को चाहिए, उस पर खेती नहीं कर सकते। जो जमीन नदियां ले रही हैं या हमारी हाउसिंग कॉलोनीज या हमारी रेसिडेंशियल एरियाज लेने लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स लेने लग रहे हैं, वो सारी जमीन उनको चाहिए, वो पर्पसेस के लिए तो चाहिए। तो जो जमीन खेती के लिए अवेलेबल है बस उतनी ही जमीन ज्यादा से ज्यादा खेती के लिए अवेलेबल रहेगी, या शायद आगे चलते हुए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड वो जमीन भी शायद कम हो जाएगी, तो जो हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो एक्सपैंड नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन हमारी बढ़ने वाली है, उस पॉपुलेशन के एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को पूरा करने के लिए वी विल हैव टू इंक्रीज आउटपुट। हाउ कैन वी इंक्रीज आउटपुट? बाय फोकसिंग ऑन यील्ड। हाउ कैन वी इंक्रीज यील्ड? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने सही चीज सही ढंग से पढ़ रखी है और उन चीजों के माइक्रो नोट्स बना रखे हैं, then you will be in a very good position to answer those questions। 2018 की अगर हम बात करें तो सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में डिबेट करवाई है, राइट। कि सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने के बावजूद जो मेजॉरिटी फार्मर्स इन इंडिया है, जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी कंडीशंस के अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है। उसके क्या कारण है? क्यों हमारे सब्सिडी और एमएसपी प्रोग्राम जो इतना डंके की चोट के ऊपर हमने शोर मचा के शुरू कर रखा है, राइट, वो अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों फार्मर्स को हेल्प नहीं कर पाने लग रहा है? दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन 2018। मूविंग अहेड, आप देख लीजिए पीडीएस से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन 2013 में 2018 में पूछे गए हैं, राइट। कि पीडीएस के अंदर हम इन काइंड ट्रांसफर करने लग रहे हैं, यानी कि राशन प्रोवाइड करने लग रहे हैं, कैश ट्रांसफर क्यों नहीं करें या क्यों करें? इस प्रकार की डिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। पीडीएस कैसे काम करता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। जो बफर नॉर्म्स है सरकार के, जो सरकार की जो ग्रैनरीज है, जो स्टोरेज हाउसेज है, उसके अंदर जो हमने जो गेहूं चावल जो हम हर क्वार्टर की क्वार्टर जो है भर के रखते हैं, राइट। कि कहीं इंडिया के अंदर कहीं ड्रॉट आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं कोई डिजास्टर हो जाए, तो वहां पर हम रिलीफ प्रोवाइड कर सके, एटलीस्ट सीरियल्स प्रोवाइड कर सके, तो उतना स्टोरेज हम रखते हैं, उतना बफर स्टॉक हम लेकर चलते हैं। तो व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ बफर स्टॉक? क्यों हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं? क्या बफर स्टॉक्स के नॉर्म्स के अंदर चेंज करना चाहिए? ये प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे वो टाइम पे जब ये एग्जाम हुई थी, अराउंड द सेम टाइम। Therefore, this question was a relevant question। आज भी ये क्वेश्चन रेलेवेंट है क्योंकि आज भी जो बफर स्टॉक्स के नॉर्म्स है उससे कई ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स हमारी सरकारों के पास रहता है, एंड साइमल्टेनियसली हमारे देश के अंदर हंगर का प्रॉब्लम है, साइमल्टेनियसली हमारे देश के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। Therefore, it becomes a very very important debate कि जो बफर स्टॉक्स के नॉर्म्स है उनको हम प्रॉपरली फॉलो करें और जो भी सरप्लस फूड ग्रेन्स है उनको हम डिस्चार्ज करें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिबेट्स को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई। उसी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी कि मैं जो किसान हूं, हाउ कैन आई गेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल बात अगर मैं आपको करता हूं तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो भी एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है। तो जो गन्ना किसान है वो कैसे बेनिफिट करता है फ्रॉम द शुगर मिल? ये सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर वो बेनिफिट करता है तो वो कैसे बेनिफिट करता है ये हमारे को समझा देना है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा गन्ना किसान है कई बार उसका जो पेमेंट ओवर ड्यू हो जाता है, पैसा कई टाइम तक मिलता नहीं है, उसकी वजह से उसे दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो जो भी हमारी लर्निंग है कि हमारा शुगर केन फार्मर कैसे स्ट्रगल करने लग रहा है, वो सारी चीजों को हमारे को अंडरस्टैंड करना है और इंश्योर करना है कि कोई और क्रॉप का फार्मर उसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस ना करें जब वो अपने साइमल्टेनियस अपने सामने वाली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ डील करे। सो वी हैव टू बी एबल टू टेल दैट क्या क्या फायदे हो सकते हैं,
कुछ लेसन्स भी हमारे को शेयर करने का प्रयास करना चाहिए, सो दैट कि द प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि फार्मर कैन गेन वाइल पार्टिसिपेटिंग विद द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. मूविंग अहेड, लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. लिबरलाइजेशन से रिलेटेड 2 साल में दोनों बार एक एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है. हमने लिबरलाइजेशन, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स करवाए थे 1990s के बाद, उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व करा है कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है उसके अंदर काफी बढ़ोतरी हुई है. उसके अंदर बाद हमने ऑब्जर्व करा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एज वेल एज एफआईआई, उसके अंदर काफी बढ़ोतरी हुई है. हमने ये भी ऑब्जर्व करा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, उसके अंदर काफी बढ़ोतरी हुई है. हमने ये भी ऑब्जर्व करा है कि काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, काफी सारा इंप्रूवमेंट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है. हमने ये भी ऑब्जर्व करा है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी आई है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस प्रीमियम्स के अंदर, कई सारी चीजों के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है. बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ी है. प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ऑब्जर्व करा गया है. एग्रीकल्चर के अंदर आपको एक प्रकार से डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है. इंडस्ट्री के अंदर आपको एक प्रकार से स्टैग्नेशन, फ्लक्चुएशन देखने को मिला है. आप देख सकते हैं कि आज भी हमारा शेयर इन एक्सपोर्ट्स काफी कम है, राइट. और आज भी आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर काफी सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने लग रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नजदीक रहने लग रहे हैं. इनफॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है. तो ये सारी चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. हम आपको एक पूरा ओवरव्यू देने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन द लास्ट 30 ईयर्स जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे हैं, राइट, लिबरलाइजेशन करवाया है, तो उसके काफी सारे पॉजिटिव्स भी निकल कर आए हैं, बट काफी सारे नेगेटिव्स भी निकल कर आए हैं. एंड द चैलेंज इज कि इन द कमिंग 10 ईयर्स अप टिल 2030 हमारे को इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का प्रयास करना है, सिचुएशन को सुधारने का प्रयास करना है, तभी जाके शायद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे. सो दिस इज द एंटायर डिबेट दैट वी आर गोइंग टू बी हैविंग विथ यू. वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स विथ यू. अगर आप ह्यूमन कैपिटल की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको पूछा भी, बताया भी था कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उससे यदि हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे शिक्षित यानी कि एडुकेट करना, उसे स्वस्थ यानी कि हेल्दी रखना जरूरी है. सो हाउ कैन वी डू दैट? What is the importance of education and healthcare sector in converting human resource into human capital? इन सारी चीजों के बारे में बात करनी जरूरी है. सरकार की जो इंपॉर्टेंट स्कीमें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएमजे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एज वेल एज समग्र शिक्षा अभियान, एज वेल एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन सारी चीजों को डिस्कस करना जरूरी है. हम यही सारे डिस्कशन के दौरान आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे कि ऑल्दो हम ये समझते हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारा बजटरी एलोकेशन क्या है टुवर्ड्स दीज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर्स. तो अगर आप देखेंगे तो हमारा बजटरी एलोकेशन काफी कम है, रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है. तो ये सारी चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर. यदि हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की, तो देव जस्ट आस्क्ड यू टू राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड. ये मैंने आपको समझाया भी है दोस्तों कि आबादी होना, पॉपुलेशन नंबर होना, यंग पॉपुलेशन होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस यंग पॉपुलेशन को आप बेकार बेरोजगार बिठा के घर पे रखे हुए हैं तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, राइट. तो वो बर्डन बन जाएगा, वो मिसक्रिएंट्स बन जाएंगे, वो उपद्रवी बन सकते हैं, वो रिबेलियस बन सकते हैं, वो जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है उनके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा डेमोग्राफिक रिसोर्स है उसको हम एक्चुअल में जो है उसका कुछ फायदा उठाए, यानी कि एक्चुअल में उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर कन्वर्ट कर पाए. हम हमारे डेमोग्राफिक रिसोर्स को आज के तारीख के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर नहीं कन्वर्ट कर पाने लग रहे हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि हमारे कंट्री के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमेशा से था और आज भी है. तो उसके ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा काम करना जरूरी है, और उसी प्रकार की बात इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से करनी एक्सपेक्टेड है दोस्तों. सो आई एम होपिंग कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, राइट. अगर आप पंजाब की इकोनॉमी से रिलेटेड पर्टिकुलरली देखें तो कुछ क्वेश्चंस उसमें भी पूछे गए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2009 के अंदर अनाउंस करी गई थी उसके मेन फीचर्स डिस्कस करवाए हैं, राइट. पंजाब की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाई है, उसके क्या कारण है, अगर आप अग्री करते हैं तो उसके क्या कारण है, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो आप अपने रीजंस प्रेजेंट करिए, राइट. एग्रीकल्चरल वेजेस, कैपिटल इंटेंसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट सब ज्यादा है पंजाब के अंदर, राइट. तो इसके क्या कारण है, ये सारी चीजों को पंजाब की इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को करना भी जरूरी है. अब अगर आप सोचेंगे दोस्तों कि ये तैयारी कैसे करी जानी चाहिए,
तो देखिए मैं आपको बड़े ईमानदारी से बताता हूँ कि कई सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जो अच्छी किताबें हैं उनके नाम हमने आपके सामने रखे हैं। रमेश सिंह पुराने ऑथर है, नितिन सिंघानिया नए ऑथर है, उभरते हुए ऑथर है, अच्छे ऑथर है, उमा कपिला मैडम पुराने ऑथर है, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, दत्त महाजन बहुत ही पुराने ऑथर है, अच्छी किताबें इन्होंने लिख रखी है। ये सारी किताबें अच्छी है, इनके अंदर कोई डाउट नहीं है। और सिविल स्टैप के जो कोर्स के जो नोट्स बने हैं वो भी इन्हीं किताबों से प्रेरणा लेकर बने हैं। इन्हीं किताबों के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी गई है, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जो कि हमारे एग्जाम से एकदम ज्यादा रिलेटेड है, उन सारी चीजों को हमने आपके सामने पेश किया है हमारे नोट्स के अंदर। आप हमारे नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, बड़े आराम से सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, राइट, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ रैंक ओरिएंटेड मैनर एंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पंजाब वाली एग्जाम। ये किताबें पंजाब की एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई है, लेकिन जो हमारे नोट्स है वो पंजाब की एग्जाम के हिसाब से लिखे गए हैं। तो ये डिस्कशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प कर रहा है। जो भी आपकी डाउट्स है, परेशानीज है, व्यूज है, सजेशंस है, फीडबैक है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। वी इनवाइट यू टू हैव एन इंटरेक्शन विद अस। विद दिस विल ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।